एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। वो काफी करीब और लाचार भी था। छोटा मोटा कोई भी काम करके अपने घर का गुजारा कैसे भी किया करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन बची हुई थी। सब कुछ गांव के मुखिया सुरेश ले लिए ब्याज के तौर पे। अब खाली वही एक छोटी सी जमीन बची हुई है। थोड़ा बहुत जो होता था उसी से उसका और उसके परिवार का रोजाना का जरूरत उसी से पूरा होता था। उसके घर में उसकी औरत मोना और दो बेटियां भी थीं। बड़ी बेटी का नाम लक्ष्मी और छोटी का नाम गुड़िया था। वो दोनों विवाह के लायक हो चुकी थी। रमेश हमेशा सोचता था कि मैं अपने बेटियों का विवाह कैसे करूंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, सिवाय अपने बेटियों के अलावा। जो मैं कमाता हूँ वो सब रोजमर्रा के जरूरत में खर्च हो जाता है। मैं इसके भी लायक भी नहीं हूँ मैं अपने बेटियों को शहर भेज सकूं आगे पढ़ने को। इस गांव के मुखिया भी अब हमें पैसे उधार देना बंद कर दिए हैं। पहले से ही मेरे ऊपर उनका एहसान है मुझ पर, उनसे मैं कैसे मांगू। अब एक दिन मोना ने रमेश से कहा, हम सबको कब तक ऐसे ही रखोगे गरीबों की तरह? कहीं आप जाकर छोटा-मोटा काम क्यों नहीं करते? कब तक उसी खेत में जाकर काम करोगे? कुछ भी तो उसमें से हमें नहीं मिलता है। उस खेत से जो कुछ पैसे जमा करके रखे थे, वो सब भी तुमने उसी में लगा दिए। अब हमारा गुज़ारा कैसे चलेगा? मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी आता भी नहीं है दूसरा काम। मैं मेहनत तो करता हूं, रातों दिन अच्छे जीवन के लिए। मैं करूं तो क्या करूं, मैं जितना कमाता हूं, उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। आप कुछ भी करिए। मैं इस गरीब में अब नहीं रह सकती हूँ। आप कहीं भी जाकर काम करो। मुझे पैसे से मतलब है कुछ ही महीनों में। विवाह भी तो करना है, उसके लिए भी पैसे जमा करना है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं कुछ ना कुछ करता हूं दूसरे गांव में जाकर। आप जल्दी से कुछ ना कुछ करिए, दोनों बेटियों अब बड़ी भी हो गई हैं। कब तक हम उन दोनों को घर पे रखेंगे? जल्दी ही उनकी शादी भी तो करना है। सुबह होते ही रमेश घर से निकल गया दूसरे गांव की ओर। काम ढूंढने को कुछ ही समय में दूसरे गांव में पहुंच गया। एक दुकान के पास चला गया काम मांगने को। चाचा, आपके यहाँ कोई काम है मेरे लिए? मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हाँ बेटा, एक काम तो है मेरे पास। तुम्हें देख के तो नहीं लगता है तुम उसे कर भी पाओगे। ऐसी बात नहीं है चाचा, कोई भी काम हो मैं उसे कर सकता हूँ। मेरे पास मुनीम का काम है। हिसाब बॉडी करना होगा तुमको। इतना सुनते ही रमेश चाचा को कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैंने कभी भी पढ़ाई भी नहीं किया हूँ, मैं इसे कैसे कर लूंगा। चाचा, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई और काम दे दो, शायद मैं उसे कर सकूं। नहीं बेटा, मेरे पास तो यही काम है और कोई काम नहीं है। तुम कहीं और देख लो। रमेश वहां से चला गया। दूसरे के पास उसे वहां भी कुछ काम नहीं मिला। सुबह से शाम होने को आई, कोई भी उसे अपने पास काम पे नहीं रखे। थक हार कर एक जगह पे जाकर बैठ गया। अब मैं क्या करूं? कोई भी मुझे काम देने से मना कर दिया करते हैं। घर जाकर अपने बीबी और बच्चों को क्या बोलूंगा? आज मुझे कोई काम नहीं मिला, मुझे खेती के अलावा कुछ आता भी नहीं है। थक हार कर वो घर की ओर चला गया। कुछ ही समय में घर पहुंच गया। मोना उसे देखती रही। आज ये मुंह लटकाए हुए क्यों आए हैं? ऐसे घर में कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना इनके साथ? आज आपको हुआ क्या है जो आप मुंह लटकाए हुए हो? नहीं मोना, मैं ठीक हूं, बस मैं आज हर जगह तलाश किया काम के लिए। कोई भी मुझे रखने के लिए नहीं तैयार है। मुझे तो सिर्फ खेती के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। मैं अपने खेतों में कड़ी मेहनत करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगा। धीरे धीरे हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। आप तो सिर्फ उस छोटे से खेतों की ओर देखो, उसमें कुछ होता भी नहीं है। दिन भर उसी में लगे रहते हैं। अगले दिन रमेश घर से निकलकर खेतों की ओर चला गया। काम करने को खेतों में पहुंचकर काम शुरू कर दिया। काफी देर तक काम करता रहा। तभी एक सांप आकर उसके पैरों में काट लिया। वो उधर ही बेहोश हो गया, उधर ही पड़ा रहा। उधर मोना और उसकी बेटियां इंतजार कर रही थीं। कब आएंगे घर? काफी देर होने लगी। सभी लोग चिंता में डूबे हुए थे। कहाँ रह गए हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? कभी भी ऐसा आज तक हुआ नहीं। हमेशा समय पे आ जाते हैं, दिन ढलने से पहले। माँ पिताजी, अब तक आए क्यों नहीं? ऐसा तो कभी भी हुआ नहीं है, कहाँ रह गए? हाँ बेटी, मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ।
आपके पिताजी का? आज सुबह जल्दी गए हुए थे खेतों की ओर। आज दोपहर को खाना खाने भी नहीं आए। माँ आप यही रुको, मैं और छोटी जाकर देखते हैं पिताजी कहाँ रह गए। शायद मुखिया जी के पास हो, उनका कोई काम करते हो। हम दोनों उनके पास जाकर देखते हैं। दोनों मुखिया के घर की ओर चले गए। कुछ ही देर में पहुंच गई। मुखिया जी घर के बाहर खड़े हुए थे। मुखिया जी उन दोनों को देखते रह गए। आज ये दोनों हमारे घर के पास क्यों आई है? वो भी इतनी रात को। कहीं कुछ हो तो नहीं गया न रमेश को? अरे लक्ष्मी बेटी, आज तुम इतनी रात को हमारे घर के पास, कुछ हो गया है क्या तुम्हारे घर पे? नहीं नहीं मुखिया काका, मैं तो बस पिताजी को ढूंढने को आई थी। वो अभी तक घर लौटे नहीं हैं इसलिए। रमेश अभी तक घर नहीं पहुंचा। कहाँ रह गया है वो आज? काका मैं यही आपसे पूछने को आई थी। पिताजी आपके पास आए थे क्या? नहीं बेटी, आज तो रमेश यहाँ आया भी नहीं है। फिर वो आज कहाँ रह गया है इतनी रात तक? मालूम नहीं काका, पिताजी आज कुछ बता के भी नहीं गए हैं। हम दोनों तो काफ़ी घबराहट हो रही है। कहीं पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया ना, फिर हमारा क्या होगा? कहीं रमेश थकान की वजह से खेतों में तो नहीं सो गया ना? हो सकता है, हम वहाँ जाके देखते हैं, शायद वहाँ मिले। दोनों बहनें वहां से चली गई खेतों की और वहां पहुंचकर देखती है। रमेश वहां बेहोश पड़ा हुआ था। जल्दी जल्दी रमेश के पास पहुंच गई। उन्होंने देखा कि रमेश को एक सांप ने काटा है पैरों पर। रमेश को उठाकर घर ले आए। रमेश की छोटी बेटी वैद्य के पास गई। वैद्य जी, जल्दी चलिए, पिताजी को एक जहरीले सांप ने काटा है। काफी देर से वो बेहोश है। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? तुम परेशान मत रहो, तुम्हारे पिताजी को कुछ भी नहीं होगा। दोनों साथ में चले गए। कुछ समय में घर पहुंच गए। वैद्य जी रमेश को देखने लगे। कुछ देर बाद वो बोले, सुनो बेटी, रमेश को एक साधारण सांप ने काटा, इसलिए अभी तक मूर्छित हो गया है। जहरीले सांप ने काटा होता तो कब का खत्म हो गए होते रमेश। वैद्य जी की बात सुनकर सबको तसल्ली हुई। चलो अब ठीक है। रमेश सुबह तक होश में आ जाएगा, लेकिन अब रमेश कुछ करने के लायक नहीं है। कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों भी लग सकते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। इतना बात सुनते ही मोना हैरान हो गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? थोड़ी देर में वैद्य जी घर की ओर चले गए। हाँ पिताजी को अब से आराम की ज़रूरत है। अब मैं कल से खेतों में जाकर काम करूंगी। नहीं बेटी, तुम नहीं, मैं जाऊंगी खेतों में काम करने। कहीं तुम्हें भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लक्ष्मी अपनी माँ की बात मान गई। अब वो खेतों में नहीं जाएगी। मोना अब घर का भार संभालने लगी। सब कुछ अकेले देखने लगी। दोनों बेटियों अब से अपने पिताजी का देखभाल करने लगी और मोना अकेले खेतों का काम करने लगी। रातों दिन अकेले मेहनत करने पर भी उनकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा था। मोना और परेशान होने लगी। अब मैं कैसे करूं? सारा काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं की तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? हमें तो कोई भी मदद नहीं कर रहा है। सब लोग देख के चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद मोना घर की ओर चली गई। घर पहुंच गई। लक्ष्मी बेटी, सब कुछ ठीक है ना? अभी कैसे है? होश आया कि नहीं अभी तक? अभी नहीं आया है होश। पिताजी ने हाथ हिलाए थे, कुछ ही देर बाद फिर से बेहोश हो गए। देखते हैं माँ, कब तक पिताजी को होश आता है। ठीक है बेटी, मैंने आज खेतों में जाकर थोड़ा बहुत काम किया है। गुड़िया कहाँ है? वो नहीं दिख रही है। हाँ माँ, मैंने गुड़िया को वैद्य जी के पास भेज दी हूँ, उन्हें बताने को पिताजी को अभी तक होश नहीं आया है। अच्छा की हो लक्ष्मी बेटी, वैद्य जी जल्दी से बता दें इन्हें कब तक ठीक हो जाएंगे। घर और खेत अकेले मुझसे नहीं संभल रहा है। वो ठीक हो जाए तो हम दोनों मिलकर करेंगे। माँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद करने को। आप क्यों परेशान हो रही हो? नहीं बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। उधर गुड़िया वैद्य जी के पास जाकर बताने लगी। वैद्य जी, पिताजी को अभी तक होश नहीं आया है। क्या कह रही हो बेटी? अभी तक रमेश को होश नहीं आया? फिर तो ये चिंता की बात है। उसे तो कोई और चीज तो नहीं काट लिया ना? मैंने तो अच्छे से देखा था, दूसरा कोई निशान भी नहीं दिख रहा था। हाँ वैद्य जी, पिताजी को कोई और दूसरा काटने का निशान भी नहीं है और काफी समय भी हो गया है पिताजी को। आप जल्दी से चलिए हमारे साथ। दोनों साथ में चले गए। घर की ओर कुछ ही देर में पहुंच गए। वैद्य जी रमेश को देखते ही चिंता में हो गए। अब तक तो इसे होश आ जाना चाहिए था। रमेश को हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार वापस से देख लेता हूँ।
वैद्य जी रमेश को वापस से देखने लगे। कुछ ही देर बाद वैद्य जी को सब कुछ समझ आया। रमेश अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आप सब परेशान मत रहो, कुछ ही समय में होश आ जाएगा। थोड़ी देर में दवा का असर खत्म हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। वैद्य जी, इनको हुआ क्या है? अभी तक ऐसे क्यों हैं? मोना बेटी, रमेश अब पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। ठीक है वैद्य जी, आपका धन्यवाद। वैद्य जी घर की ओर लौट गए। इधर सब लोग रमेश को होश में आने का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर में होश आ गया। सब लोग देखकर खुश हो गए। देखो माँ, पिताजी को होश आ गया। अब पिताजी बैठ भी सकते हैं। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो। अभी इनको और आराम करने की जरूरत है। रमेश सबको देखने लगा। सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं मेरे पास? मुझे हुआ क्या है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप सब लोग एक साथ ऐसा क्यों खड़े हो? कुछ हो गया है क्या कहीं? नहीं, आप कल से बेहोश पड़े हुए थे, अभी आपको होश आया है। मैं कल से बिस्तर पे पड़ा हुआ था। मैं खेत से मेहनत करके कुछ न कुछ लाऊंगी। घर में उसी से हम सबका गुजारा होता रहेगा। आप ये सब की चिंता छोड़ दो। अभी आप आराम करो, जब आप ठीक हो जाओगे तब आप जाना खेतों की ओर। सुबह होते ही मोना खेतों की ओर चली गई। काम करने को कुछ ही देर में पहुंच गई। काम करने लगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए काम करते करते। एक दिन मोना अपने खेत में काम कर रही थी। कुछ दूर मुखिया एक जगह पे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। मोना किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण करती है, ये नहीं चाहती कि हमसे थोड़े बहुत कर्ज लेकर अपने घर को संभाल सकूं। मोना बेटी, यहाँ आना, हमारे पास तुमसे कुछ काम है। मोना पीछे मुड़कर देखी तो मुखिया जी एक जगह पे खड़े थे। उनके पास चली गई। बोलिए मुखिया काका, क्या काम है हमसे? तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो। ये सब औरत की बस की बात नहीं है, खेती करना। तुम इसे नहीं कर पाओगी, ये सब तुम छोड़ दो। साफ साफ आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं हमसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तुम सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम ये खेत मुझे दे दो। इसके बदले तुम मुझसे जो पैसे होता है वो ले लो। मुखिया जी, आप चाहते हो मैं ये खेत आपको बेच दूं? ये कभी नहीं होगा। ये हमारी पूर्वजों की आखिरी निशानी है। सब कुछ तो आपने धोखे से ले लिया। आप चाहते हो हम इसे भी दे थोड़े पैसों के लिए? तुम ज्यादा बोल रही हो। मैं कैसे भी करके ये खेत अपने नाम कर लूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मुखिया काका, हम भूखे रह लेंगे, कभी भी तुमसे उधार मांगने को नहीं आएंगे। मोना वहां से चली गई। मुखिया गुस्से से तिल मिला रहा था। देखता हूँ कब तक मोना ये खेत मेरे नाम पे नहीं करती है। कुछ भी हो जाए मैं इसे लेकर रहूंगा, चाहे जो करना पड़े मुझे। उधर मोना घर पहुंचकर एक जगह पे बैठ गई। माँ, आपको हुआ क्या है जो आप इतनी परेशान लग रही हो? आज मुझे मुखिया काका मिले थे। खेतों में उन्होंने बोला कि तुम ये अपना खेत मुझे दे दो, जो पैसे होंगे तुम उसे ले लो। मैं कैसे अपना खेत बेच दूं? वही तो है सिर्फ हमारे पास। सब कुछ तो मुखिया जी ने धोखे से अपने नाम कर लिए, ब्याज के तौर पे। अब मैं इसे भी दे दूं तो हम सब क्या करेंगे फिर? माँ, मुखिया काका ने फिर क्या बोला आपको? तुम मुझे नहीं दिए तो मैं कैसे भी करके ले लूंगा। जाने दो माँ, मुखिया काका हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ दिनों तक मोना अपने खेतों में काम करने लगी। सब लोग उसे देखकर हंसा करते थे। औरत जात होकर ये सब करेगी, ये तो मर्द का काम है। कुछ ही दिनों में रमेश भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब वो खेतों में जाने के लायक हो गया। अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। अब से तुम कहीं नहीं जाओगी। अब मैं खेतों में जाकर काम करूंगा। नहीं नहीं, अभी तो आप ठीक हुए हो, थोड़ा और आराम कर लो, फिर चले जाना कुछ दिन और सही। नहीं मोना, अब मैं पहले से स्वस्थ हूँ। अब मुझे ही पूरे घर को चलाना जो है। रमेश ने मोना की बात नहीं मानी। वो चला गया खेतों की ओर काम करने। तभी रास्ते में उसे मुखिया जी दिखाई दिए। रमेश को देखकर हैरान हो गए। मुखिया काका, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है ना? क्या बढ़िया है? अब मैं कैसे लूंगा तुम्हारा खेत? तुम कुछ दिन और नहीं आते तो मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लेता। कहाँ खो गए काका मुझे देखकर? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें देखकर तो मुझे कितना अच्छा लगा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है काका, कहीं दिनों तक मैं घर में ही था। मोना नहीं संभालती तो हम सब कहीं के नहीं रह जाते। मैंने मोना बेटिया को बोला था तुम अपना खेत मुझे दे दो, बदले में तुम मुझसे पैसे ले लो। उसने देने से साफ साफ मना कर दिया। उसमें वैसे भी कुछ होता तो नहीं है,
वो खेत मेरे किसी न किसी काम में आ जाता। नहीं मुखिया काका, वही तो हमारी आखिरी निशानी है। हम उसे भी दे दिए तो हम कैसे जिएंगे? इतना बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आने लगा। देखता हूँ तुम मुझे कैसे नहीं देते हो। रमेश अपने खेतों की ओर निकल गया। पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो गया। कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। अरे मैं आज काम करते करते समय का पता भी नहीं चला। जल्दी से घर चला जाता हूँ। सब लोग मेरी राह देखते होंगे। घर की ओर चला गया। कुछ देर में घर पहुंच गया। आज मुझे मुखिया काका मिले थे। रास्ते में वो बोल रहे थे कि तुमने खेत बेचने को मना कर दिया। हाँ, मुझे कहीं दिन पहले बोले थे तुम अपना खेत मुझे बेच दो। मैंने उनको मना कर दिया वहीं पे। आपको भी कुछ बोले हैं क्या? हाँ, मुझे बता रहे थे। मैंने मोना को बोला था इसे बेच दो। तुमने सही कहा काका से। हम इसे बेच देंगे तो हम कैसे रहेंगे? रमेश अपने जीवन पहले जैसे जीने लगा। मुखिया को देख के जलन होने लगी। एक दिन रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी मुखिया जी आए उसके पास। रमेश, तुम ये खेत मुझे दे दो, नहीं तो तुम सोच लेना क्या होगा। मुखिया काका, आप मुझे धमकी दे रहे हो। ये खेत मेरे है। हमें नहीं बेचना है। आप हमसे जबरदस्ती करोगे क्या? मैं देख लूंगा। देखता हूँ तुम सब मुझे कैसे नहीं देते हो। इतना बोलकर वहां से चले गए। कुछ दूर आगे बढ़ते ही तभी मुखिया को एक जहरीले सांप में काट लिया। बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। तभी रमेश मुखिया जी के पास दौड़ते हुए आया। मुखिया जी बेहोश पड़े थे। उनको उठाकर वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य जी देखिए ना, मुखिया जी को एक सांप ने काट लिया। कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? वैद्य जी मुखिया को देखने लगे। उन्होंने एक जड़ी बूटी लगाई। कुछ ही देर में मुखिया को होश आ गया। रमेश बेटा, मुखिया जी को एक जहरीले सांप ने काटा था। अब ये स्वस्थ है। जहर का असर अब कम हो गया है। मुखिया जी अपने गलती पे पछता रहे थे। रमेश नहीं होता तो आज मैं नहीं बचता। मुझे माफ कर दो रमेश बेटा। आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत बोलिए। आप तो हमसे बड़े हैं। रमेश घर की ओर चला गया। पहले जैसा खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा।